हो रही है, समझो प्लीज। भाई हम लोगों ने क्या कहा कि 13th ग्रुप है। 13th ग्रुप में हमने एक्सपेक्ट क्या किया था? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, हमने ये एक्सपेक्ट किया था। पर हम ऑब्जर्व क्या करते हैं? हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बोरॉन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम। अब इसके पीछे क्या रीजंस है, ध्यान दें भाई। टीएल हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एंड गैलियम हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू मोर जेड इफेक्टिव एंड स्मॉल रेडियस। अपन ने ये दोनों ही बातें, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और जेड इफेक्टिव का डिफरेंस, पहले पढ़ लिया है एल्युमिनियम के साथ। जब रेडियस कंपेयर किया था तभी अपन ने ये चीजें पढ़ ली थी। आर यू रिमेंबर दैट? डू यू रिमेंबर Yes, दैट? sir. यस सर। इसके बाद अगला 13th ग्रुप के बाद 14th ग्रुप। देखिए याद करिएगा, रेडियस के लिए भी 14th ग्रुप एक्सेप्शन था, इसीलिए हमने एक्सपेक्ट क्या किया था? हमने एक्सपेक्ट किया था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी। हमने ऑब्जर्व क्या किया है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पीबी, एसएन। और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीबी इज मोर देन एसएन ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये दोनों डाउन द ग्रुप एक्सेप्शनल ट्रेंड्स हैं जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। अब वैसा ही डाउन द ग्रुप का ट्रेंड क्या होगा? यदि अपन ट्रांजिशन मेटल्स पढ़े, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर क्या होगा? फर्स्ट टीएससी से, चलिए एक काम करिए, पहले इतना कॉपी करिए, फिर जगह चाहिए इसको लिखने को, जगह में आएगा नहीं, कोई सेंस नहीं बनता है, मैं खिचपिच करूंगा अभी। प्लीज कॉपी कर लीजिए और जल्दी कॉपी करिएगा।
हो गया सर। ठीक है। सर बोलो। सर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन 15, 16 और 17 ग्रुप में लगेगा तो वो भी एक्सेप्शन में आएगा क्या? नहीं यार, उनमें इतना इम्पैक्ट नहीं एक्सपीरियंस करते कि उनका मेटालिक कैरेक्टर खुद का बहुत कम होता चला जाता है, इसलिए। ठीक है सर। सर पर वो एटॉमिक रेडियस के एक्सेप्शन में आएंगे ना? नहीं आते, मतलब रेडियस के अंदर भी इतना, मतलब वो नियरली सिमिलर होता है, पर जैसे आयोडीन वगैरह में तो इम्पैक्ट नहीं, के आयोडीन के बाद थोड़ा बहुत लगता है उन सब में, पर उतना मैटर नहीं करता है। मतलब रेडियस बराबर आती है, सब कुछ होता है, पर वो उतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ही नहीं जिनके अपन इतना भाव दे, वैसा है। ठीक है सर। बढ़े आगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आयोनाइजेशन एनर्जी इन ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। अगला क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी इन ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स के अंदर इन TSE, ट्रांजिशन TSE का मतलब क्या है? ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथानम। क्यों? डाउन द ग्रुप। भाई इनमें थोड़ी ना कुछ भी लगता है, डाउन द ग्रुप इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो लैंथेनम के बाद आएगा, इसीलिए इनमें जो ट्रेंड है वो तो नॉर्मल डाउन द ग्रुप का ही लगता है। सारी कहानी चालू होती है जब अपन लोग सेकेंड से थर्ड ट्रांजिशन आते हैं, इन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड TSE, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड इज मोर देन सेकेंड। और ये क्यों होता है? क्योंकि इन सब में लगता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसमें एक और समस्या है, मतलब हम लोग केवल सेकंड और थर्ड की बात कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड कई बार, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड TSEs या IE ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड TSEs आर यूजुअली सिमिलर ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय d इलेक्ट्रॉन्स। मतलब देखिए, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए से फर्स्ट और सेकंड के जो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं उनकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, बट सेकंड और थर्ड में बहुत कंसिडरेबल डिफरेंस है, इसलिए अपन ने उसको मार्क कर दिया है। ट्रेंड बनाने की बात मैं 1, 2, 3 के अंदर अभी कर ही नहीं रहा हूं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहली चीज जो अपने को एप्लीकेशन में पढ़नी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी में, वो है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर होता है एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन।
टू लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब आप लिख सकते हैं मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा मेटालिक होगा, इसीलिए देयरफॉर सीजियम इज हैज मैक्स मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी ही होता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, मेटालिक कैरेक्टर increases down the group and decreases across the period। ठीक है। दूसरा, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस, मतलब रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या होता है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अदर स्पीशीज। कॉपी करिए, फिर इसके अंदर एक दो लाइनें और लिखनी रेडी स्क्रीन के अंदर। आपको ये समझ में तो आ रहा है ना क्या हो रहा है, या समझ में ही नहीं आ रहा है? हेलो, या आपने ये सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है? समझ रहा है सर। समझ रहा है। क्योंकि यदि नहीं समझे तो प्लीज रोक के बोल देना। मैं, क्योंकि क्या होता है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर बहुत लॉजिक्स नहीं होते हैं, तो हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि आपने 10th में पढ़ा हुआ है सब कुछ, तो थोड़ा बहुत ही लॉजिक बिल्ड होगा और उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फिर वो वापस से नए लॉजिक्स आते हैं, तो वो फिर अपन थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल होता है। ठीक है, एक बार ये मेटालिक कैरेक्टर समझा सकते हो? मेटालिक कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी। मेटालिक मेटल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये जो एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन है, ये मेटालिक कैरेक्टर है। रिड्यूसिंग नेचर भी डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, मतलब एबिलिटी टू लूज ये, पर ये किसी और को देते हैं और ये नॉर्मल सराउंडिंग्स को दे सकते हैं। समझा? कॉपी करो सर। बोल बेटा। सर ये आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड टीएससी सेकंड से ज्यादा क्यों होती है? साइज तो ऑलमोस्ट सेम होती है ना? पर साइड इफेक्ट तो रेडियस। बढ़ गया ना उसका। हाँ सर। सर, बोल भाई। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज सिमिलर स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही होता है ना उनके बीच में? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर।
हेलो सर। बोल भाई। सर लास्ट पॉइंट नहीं समझा, राइट क्या साइड पे समझाऊंगा अभी और? अभी वही बताऊंगा, पहले मेरे को बोर्ड पे जगह चाहिए इसलिए। हॉरिजॉन्ट वर्टिकल, टीएससी मतलब वर्टिकल कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसे कंपेयर करना है डाउन द ग्रुप। सर हो गया लिख के। ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, और रिड्यूसिंग नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अदर स्पीशीज। बड़े थर्ड टीएससी मतलब सिक्स्थ पीरियड।
कॉपी हो गया तो आगे बढ़े। हाँ सर। भाई Yes. दिविज 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 सुन भाई, हम लोग जब कंपेयर कर रहे हैं ना तो ऐसे कर रहे हैं कि भाई पीरियोडिक टेबल याद है दिविज थोड़ी सी? यस सर। समझना, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टीनियम, ये जो पूरी है ये है फर्स्ट टीएससी, ये है सेकंड टीएससी, ये है थर्ड टीएससी, ये है फोर्थ टीएससी। अपन जब भी लिख रहे हैं तो अपन ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं डाउन द ग्रुप। मतलब अपन क्या कह रहे हैं कि ये फर्स्ट टीएससी का एलिमेंट है, ये सेकंड टीएससी का एलिमेंट है, थर्ड टीएससी का एलिमेंट है। इनको अपन कंपेयर ऐसे कर रहे हैं और डिफाइन ये ऐसे होती है। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। देखिए रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है। रिड्यूसिंग नेचर होता है जब आप किसी को इफ एनी एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू एनी अदर स्पीशीज यूजुअली इन वाटर, ठीक है, पानी के अंदर आपने रिएक्शन करवाई, आपने लिखा कि सोडियम है, सोडियम ने पानी में इलेक्ट्रॉन दिया और ये बन गया Na प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन किसी और चीज के काम में आएगा तो ये है रिड्यूसिंग नेचर। अब जितनी कम आयोनाइज एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा रिड्यूसिंग एलिमेंट होगा, ठीक है। अब मतलब सीजियम इज ए गुड reducing agent, but lithium is bit better, is better. Lithium is a better reducing agent. Why it is better reducing agent समझिए, क्योंकि लिथियम जब इलेक्ट्रॉन देता है तो ये बनाता है Li प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। इसमें ये यहां पे एक एक्सट्रीम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, is produced due to attraction of water and lithium, called as hydration energy. तो क्या होता है ना, हम लोग रिड्यूसिंग नेचर के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल लेते हैं रिड्यूसिंग नेचर के लिए। कौन कौन से? हाइड्रेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। मोस्टली केसेस के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी विंस। लिथियम में हाइड्रेशन एनर्जी ट्रम्प्स। आयोनाइजेशन एनर्जी, बात ही खत्म। होगी लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम से ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी इतना ज्यादा है कि वो आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। इट इज एक्सप्लोसिव रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद एक चीज आती है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप नंबर, नेक्स्ट एप्लीकेशन ये है। हम लोग ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी से, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी से, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज।
energies can be used to identify group number of elements. जो भी कोई ग्रुप नंबर आएगा उसके लिए कैसे? देखिए, पहले अपने को सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ना होगा। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ये क्या होता है? ये होता है आपने एक एलिमेंट लिया E, इसको आपने बनाया E+, इसमें जो चीज इन्वॉल्व हुई उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यदि आपने E+ से E+2 बना दिया तो इसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यदि E+2 से आपने E+3 बना दिया तो इसको बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यदि E+3 से आपने E+4 बना दिया तो इसको बोलेंगे फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सीक्वेंस के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस। Successive ionization energies always increases. No exception to this. मतलब जो फोर्थ होगी IE फिफ्थ ज्यादा होगी, IE फोर्थ से वो ज्यादा होगी, IE थर्ड से वो ज्यादा होगी, IE सेकंड से, और वो ज्यादा होगी IE वन से, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो अभी अपन इस डेटा को यूज करके थोड़ा सा निकालेंगे। बोर्ड इज एक्सट्रीमली ब्लर्ड। देवांग के अलावा किसी और को ये इशू आ रहा है क्या? यस हाँ सर। सर। मुझे मतलब मेरे एंड से प्रॉब्लम के भेज दीजिए ना। अरे मैं यही देख रहा था कि प्रॉब्लम किसके एंड से, मेरे एंड से कि आपके एंड से? हो गया सर क्लियर। हो गया सर आप सर फिर वापस ब्लर हो गया। सर आप जब आ रहे हैं तो फोकस आप पे शिफ्ट हो रहा है इसलिए क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं है? हाँ सर अभी है। पर फिर मैं फोटो भेज दे रहा हूँ आपको। एक्सक्यूज मी सर। बोल भाई। सर वो लिथियम एक्वस इसमें लिखा है क्या? बिल्कुल Aqueous aqueous। क्या? हम्म। मोस्ट लाइकली ये वाले प्रॉब्लम्स थोड़े दिनों में रिजॉल्व हो जाएंगी क्योंकि मैं औरंगाबाद आ जाऊंगा, तब थोड़ा बेटर रहेगा। मैंने फोटो भेजा है ना? आई जस्ट होप इसी का भेजा है क्योंकि
Sir, what is He? Hydrating energy. Hydration energy. सर हो गया लिख के। सर आप म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है। हाइड्रेशन एनर्जी होती है जब लिथियम प्लस वाटर से इंटरेक्ट करता है तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। कोई भी आयन जब पानी से रिएक्ट करता है, सुनो, कोई भी आयन जब पानी से रिएक्ट करता है ना, पानी को अट्रैक्ट करता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, आज आर्यन कहाँ है? आर्यन है क्या क्लास में? सर बीमार है वो। क्या हुआ उसको? वो पता नहीं, बोला कि बीमार हो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाने की दुआ नहीं क्या? क्योंकि जो मतलब रोज आर्यन और मैं ही बात कर रहे होते हैं सबसे ज्यादा, तो आई एम मिसिंग हिम। हाँ जी बोलिए प्लीज, नेक्स्ट डाउट। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है अपना, प्लीज ध्यान दें। हमने क्या बात बोली कि आयोनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिवली बढ़ती है, मतलब अब इफ द डिफरेंस बिटवीन successive ionization energies is huge, it means that noble gas configuration should have been achieved, is achieved. एग्जाम्पल देता हूं, समझना क्या बात हो रही है और उसके बेसिस पे ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक एलिमेंट है ई, इसका मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी डेटा दिया हुआ है, और वो कैसा दिया है देखिए। फर्स्ट IE दिया हुआ है मुझे 10 ऑन सम एनर्जी स्केल,
सेकंड दिया हुआ है 15, थर्ड दिया हुआ है 25, फोर्थ दिया हुआ है 45, फिफ्थ दिया हुआ है 90 एंड सिक्स्थ दिया हुआ है मुझे 1030। अब मुझे बताइए कहां पे सडन गैप है, बहुत एक्सट्रीम गैप है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ एंड सिक्स्थ के बीच में ये एक ह्यूज गैप है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि एलिमेंट does not want to lose, does not want to lose सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता, और यदि एलिमेंट सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता, इसका यह मतलब है कि एलिमेंट must have attained noble gas configuration after removal of sixth electron, after removal of fifth electron। मतलब उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तभी तो भाई आपने एक निकाला, 5 निकालने के बाद नोबल गैस अचीव हो गया होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। तो इसीलिए इट्स आइदर फिफ्थ ग्रुप का होगा, देयरफॉर एलिमेंट बिलोंग्स टू फिफ्थ और 15th ग्रुप, जो भी कोई एलिमेंट है। समझ में आ गया? समझ में आ सर गया? एग्जांपल? कोई भी हो सकता है, मतलब नाइट्रोजन भी हो सकता है वैसे तो। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। आपको आईई डेटा दिया हुआ है, प्रोडक्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10, 20, 590, 620 और 700। बताइए ह्यूज गैप कहां पे आ रहा है? सेकंड और सेकंड और थर्ड थर्ड के बीच में। सेकंड और थर्ड के बीच में। इसका मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहां अचीव हुआ होगा? सेकंड। थर्ड। दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मतलब दो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसका मतलब क्या है? 2। दो। शुड हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब एलिमेंट कौन से ग्रुप का हो गया? सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप का। ठीक है, समझ में आया कैसे यूज करते हैं इसको? यस सर। कॉपी कर लीजिए प्लीज। सर लेकिन Time- बड़ा गैप आया तो लूज क्यों नहीं करना चाहेंगे? बड़ा गैप आ गया, इसका मतलब यही तो भाई समझ, तेरे को पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 20 ही एनर्जी लग रही थी, तेरे को 20 एनर्जी देनी पड़ रही थी। अब तेरे को 590 देनी पड़ रही है। 590 और 20 से बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता, इसलिए देनी पड़ रही है। समझा? हाँ सर समझा। कॉपी। टाइम क्या हुआ है? सर फोर्थ ग्रुप में नहीं आ सकता इलेक्ट्रॉन? बेटा थर्ड ग्रुप पे कैसे आएगा? थर्ड ग्रुप में तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी ना। कौन सा? अच्छा ठीक है। क्या बेटा, क्या बोल रही है वेदिका? कुछ नहीं समझ गया। कॉपी। सर यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी कौन से वाले पे अचीव होगा?
मतलब थर्ड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी पे अचीव होगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ मतलब सेकंड के बाद थर्ड नहीं निकलना चाहेगा। ठीक है सर। बोलो। ऐसा ही आएगा कि अब कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा, कौन सा एलिमेंट हो सकता है। तो चार ऑप्शन दे दिया, एक मैग्नीशियम दे दिया, एक सोडियम दे दिया, एक कार्बन दे दिया, एक क्लोरीन दे दिया, वैसा। ठीक है। हाँ सर। तो सर ये डेटा हर एलिमेंट के लिए अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल होता ही है बेटा, अलग अलग। ठीक है। एलिमेंट मस्ट। सर बोलो। सर वो सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो कैसे पता चला सेकंड लास्ट इसमें? बेटा एक बात था, 2 इलेक्ट्रॉन के बाद नोबल गैस अचीव हो गया, इसका मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। बस। सर हो गया। ग्रेट। आगे बढ़े।
सर हो गया तो जा सकते। नहीं जा सकते, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी और। चलिए आगे देखते हैं। अब एक और चीज होती है, वो होती है कि कौन सा ऑक्सीडेशन, कौन सी कितना चार्ज स्टेबल होगा। क्या कौन सी आयनाइजेशन स्टेट स्टेबल होगी, वो डेटा बेसिस के ऊपर भी निकाल सकते हैं अपन। समझना भाई, आपने कहा, समझिए, इफ difference in successive ionization energies is less than 9 electron volt, is less than 7 कर लो, is less than 11 electron volt, then higher ionization state is stable. If difference in IE is more than 16, then lower stable. And if delta IE is in between 16 and 11, both can be stable. जरा समझते हैं क्या कह रहे हैं। हमने कहा एक एलिमेंट है ई, इस ई ने बनाया ई प्लस, इस ई प्लस ने बनाया ई प्लस टू, इस ई प्लस टू ने बनाया ई प्लस थ्री। ठीक है, ये है 10, ये है 15, ये है 17 और ये है 40। तो हमने कहा भाई ये तो 0 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि यदि फर्स्ट आयोनाइजेशन पहुंच गई तो सेकंड पहुंचेगी ही पहुंचेगी, यू कैन नॉट स्टॉप इट। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज 23। इसका मतलब है कि सेकंड से थर्ड पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए E प्लस टू मोस्ट स्टेबल स्टेट होगी। समझ में आ गया? समझ में आया? हाँ सर। Yes. पक्का? सर जरा वो समझ, देन जैसे सोडियम है, सोडियम और मतलब सोडियम का जो फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एनर्जी है
सेकंड और फर्स्ट जो है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगा, फर्स्ट इज मोर स्टेबल। ठीक है, मैग्नीशियम के अंदर सेकंड आईई माइनस फर्स्ट आईई, ये जो डिफरेंस है ये 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसीलिए सेकंड इज मोर स्टेबल। जबकि आईई एल्यूमिनियम के केस के अंदर, ध्यान देना, एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम प्लस और एल्यूमिनियम प्लस टू एल्यूमिनियम प्लस टू और एल्यूमिनियम प्लस टू टू एल्यूमिनियम प्लस 3, तो IE1 IE2 माइनस IE1 जो है, ये डिफरेंस है 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और IE3 माइनस IE2 का जो डिफरेंस है ये लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब है कि भाई जैसे ही IE1 अचीव हुआ, पहला IE अचीव हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी, पर सेकंड IE1 तो अचीव करवा लिया, बट सेकंड IE इज डिफिकल्ट। और जब सेकंड IE अचीव करा लिया, इन केस सेकंड इज अचीव्ड, देन थर्ड इज वेरी इजी, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है ही नहीं, वो तो बहुत ही कम डिफरेंस है। इसीलिए जब अपन स्टेबिलिटी की बात करते हैं एल्यूमिनियम के अंदर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है Al+3, फिर स्टेबल है Al+, और सबसे कम स्टेबल है Al+2। समझ में आ गया? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। डन आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आया हो, बिना आपने ये सुने पढ़ा हो कि आप लेट हो रहे हैं, 11:10 हो रहे हैं, ये आपने नहीं देखा हो, और आपने ईमानदारी से सिर्फ पढ़ा हो। ठीक है, कॉपी कर ली। कैलकुलेट कैसे करता है एनर्जी? बेटा कैलकुलेट नहीं करते, ये ऑब्जर्व्ड है, डेटा है, वैसा है। जैसे अपने को पता है कि ये व्हाइट है, जैसे अपने को पता है कि मेरा नाम सिद्धार्थ सेठी है, जैसे मुझे पता है कि आपका नाम क्या है, वैसे ये भी अपने को पता है, डेटा है, एक्सपेरिमेंटल। सर आपने सेकंड लाइन में क्या लिखा है? इफ डेल्टा IE सर उसके आगे इज ग्रेटर देन 16, then lower stable. If delta IE is in between 16 and 11, both can be stable. सर देन लोअर स्टेबल है, देन लोअर स्टेबल है? क्या? 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद देन है या then? Then lower stable. सर उसके आगे उसके ऊपर नहीं क्या, लेस देन 11 है ना वो, ऊपर पहली लाइन, ये सेकंड है। फिर उसके पहले Less than 11 electron volt, then higher oxidation is stable. सर स्क्रीन फ्रीज हुई है यार नहीं सर। तो फोटो भेज दो। समझ गया था मैं, अगला स्टेटमेंट यही आता है हर बैच में, सर फोटो भेज दो, फिर हम लोग चले जाएंगे, हम लोग नीनी करेंगे, फिर सर हम लोग बाद में कॉपी कर लेंगे, सर हैव फेथ इन दैट सर। और फिर मुझे झापना पड़ता है सबको। ये साइकिल ना इतने सालों से चल रहा है, ये कॉपी करना। बोल भाई। सर तो जैसे एल्यूमिनियम की स्टेबिलिटी थी, एल्यूमिनियम+3 पर एल्यूमिनियम+2, तो ये सारे ग्रुप 3 एलिमेंट्स में सिमिलर रहेगा या फिर एल्यूमिनियम? यार ये नियरली सब में सिमिलर रहता है, कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर केवल फर्स्ट ही, मतलब वो तो डेटा के ऊपर डिपेंडेंट हो गया ना। पुष्कर क्या देखना है भाई, ये बता तू मेरे को।
एक्सक्यूज मी सर। निखिल बोल। सर वो डेल्टा इक्वल टू क्या लिखा है आपने? मैंने फोटो भेजा देख, इज्जतदार। उसको स्पेल क्या करते हैं सर? FEV क्या? डेल्टा IE। ठीक है सर। हाँ कहाँ गया मेरा भाई? कुछ पुष्कर क्या कह रहा है? ओहो स्क्रीन फ्रीज का फोटो भेजा। हाँ यार वो तेरा स्क्रीन वहीं अटका हुआ है, तो मैं इससे तो बहुत आगे आ गया हूँ। इसके रेस्पेक्ट में तो मैं चांद तारे पर बैठा हूँ। आप लोग कॉपी कर करके जा सकते हैं, आई डोंट माइंड। ओके मैं रिकॉर्डिंग भी बंद कर देता हूँ।